सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू थ्योरीफाई लॉजिक। और आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे आईसीएससी क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर 1 फोर्स। तो ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एक ही शॉट में फिनिश हो रहा होगा, एक ही वीडियो में फिनिश हो रहा होगा। तो स्टार्ट कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस जो वीडियो में है क्या क्या कवर हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क के बारे में, फिर इक्विलिब्रियम पे जाएंगे, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देखेंगे, उसके बाद सेंट्रीपिटल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लास्ट है उस पर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है कि फोर्स क्या है। फोर्स की डेफिनेशन तुम्हें तुम्हारी बुक से ज़्यादा ना एक रेस्टोरेंट का या फिर एक शोरूम का जो डोर होता है वो दे सकता है, क्योंकि जब भी तुम किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी शोरूम में जाते हो तो सबसे पहले वहाँ पे एंटर करना होता है। तो जो दरवाज़ा होता है उस पर क्या लिखा होता है, उस पर PUSH पुश लिखा होता है। मीन्स पुश का जो एक मतलब है वो बोलने की कोशिश करते हैं कि वो एक जो कहना चाहते हैं कि पुश जो है पुश करो उसको, मीन्स तुम उसको धक्का दो। पुश का मतलब है किसी चीज़ को धक्का मारना। मीन्स अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास में है और तुम उस पर कोई कुछ जोर लगाकर उस चीज़ को अपने से दूर भेज रहे हो, ठीक है, ठीक है, उस चीज़ को अपने से दूर भेज रहे हो तो वो होता है तुम्हारा पुश। और पुल जो है, पुल जब तुम उस दरवाजे को खींच कर बाहर आने लगते हो, खींच कर, ठीक है, जब तुम उस दरवाजे को खींच कर बाहर आने लगते हो मीन्स कि कोई चीज़ है जो तुमसे दूर है और तुम उसको अपने पास ला रहे हो, वो होता है तुम्हारा खींचना। मीन्स किसी चीज़ को अपने से दूर भेजना वो होता है तुम्हारा पुश, और किसी चीज़ को अपने पास लाना वो होता है तुम्हारा पुल, ठीक है। अब जो फोर्स है, जो मोशन है, ठीक है, मोशन जो है वो हमारा दो तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, या उसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। और एक हमारा होता है रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन, लीनियर से ही तुम देख लो, लीनियर मीन्स इसमें लाइन आ रहा है तो ऑब्वियसली कुछ लाइन से रिलेटेड है। मीन्स जब किसी चीज़ पे आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो और वो चीज़ जो है उस ही फोर्स की डायरेक्शन में जा रही है, वो ही होता है लीनियर मोशन। जब कोई चीज़ उसी फोर्स की डायरेक्शन में जा रही है जो वो फोर्स उस पर लगाया गया है तो वो चीज़ जो है वो लीनियर मोशन में है, ठीक है। और जो दूसरा है वो है रोटेशनल मोशन। मीन्स कोई बॉडी है, कोई भी इरेगुलर बॉडी है या रेगुलर बॉडी है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कोई भी शेप की बॉडी है, कैसी भी बॉडी है, उसका एक पाइवटेड पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड वो घूमता है, ठीक है, जिसमें वो रोटेट करता है, ठीक है। और आप उस चीज़ पे, उस बॉडी पे कहीं ऐसी जगह पे फोर्स लगा रहे हो जिस जिस जगह पे फोर्स लगाने से जो वो बॉडी है वो रोटेट करनी शुरू हो जाए। अगर वो रोटेट करनी शुरू हो जाती है तो जो टर्निंग इफेक्ट आता है वो ही रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। उसके बाद है मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क। सो मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क क्या कुछ नहीं है, रोटेशन का जो है फिनोमिना है। रोटेशन का सिंपल सा फिनोमिना है, जब कोई चीज़ रोटेट हो रही होती है तो उस पर जो है टॉर्क जो है वो काम कर रहा होता है, उस पर जो फोर्स है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये देखो मोमेंट ऑफ फोर्स। सबसे पहले तो फोर्स आ रहा है इसमें, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स है तो कुछ तो है फोर्स से रिलेशन, ठीक है। तो फोर्स
लगाएंगे जिस पॉइंट से, जहां पर हम फोर्स लगाएंगे उस पॉइंट की दूरी, ठीक है, उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है उसको भी हम लेंगे। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ फोर्स का? मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट तो वही होगा, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यूनिट ऑफ जो है डिस्टेंस। तो यूनिट क्या हो गया हमारा? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो ऑब्वियसली MOF का जो है ऐसा यूनिट क्या होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर। अब ऐसा यूनिट हमने देख लिया। अब CGS यूनिट क्या होता है? 1 न्यूटन जो है हमें पता है, 1 न्यूटन 10⁵ डायन होता है, 10⁵ डायन, ठीक है। और मीटर जो होता है, मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर्स हो सकते हैं। तो सीधा सीधा रिलेशन क्या बन रहा है? 10⁵ डायन इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? 10⁷ डायन सेंटीमीटर। ये हमारा CGS यूनिट में मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट हो गया, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ बॉडी, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो एक बॉडी के टर्निंग इफेक्ट को जो है अफेक्ट करती हैं? तो वो सबसे पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। यहाँ पर हम कितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे? 5 न्यूटन, 27 न्यूटन, 84 न्यूटन, मीन्स कुछ भी हो सकता है, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने जैसे बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये ही हमारा जो फैक्टर्स है ये डिसाइड करते हैं कि हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो कितना होगा और कैसा होगा। उसके बाद हमारा आता है रोटेशन का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन हम सबको पता है क्लॉकवाइज होती है एक, और एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज तो जैसे हमारी घड़ी में होती है ऐसे ऐसे चल के, ठीक है, ये हमारी हो गई क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गई? इस साइड में जो हमारी घड़ी में नहीं होती, ठीक है, दीवार पर जो घड़ी लगी है उसमें जो मूवमेंट नहीं होती, जो मूवमेंट उसके उल्टी होती है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ये क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है ये हमारी हमेशा होती है क्या? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है हमारी हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है हमेशा, बिकॉज इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत सारे आते हैं। एक डायग्राम है, तराजू देखा है? अब तो ये सब नहीं यूज़ होता बट पहले तो यूज़ होता था, ठीक है। जब भी इन दोनों पे इक्वल वेट नहीं होता, ठीक है, जब भी इन दोनों पे जो है इक्वल वेट नहीं होता, दोनों हमेशा अंदर की तरफ को रोटेट करेंगे। अंदर की तरफ इसकी रोटेशन ऐसी होगी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसकी रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज होगी तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये डायग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे दिमाग में जो है बिठा लो अच्छे से, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है कि दोनों अंदर होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन को कैसे चेंज किया जाए? हमने पढ़ा था कि दो चीज़ से जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स अफेक्ट करती है, बट वो दोनों चीज़ें यहाँ पर काम नहीं आएंगी। यहाँ पर दो चीज़ें चेंज करने से जो हमारी रोटेशन है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स में कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्शन चेंज करनी है रोटेशन की। तो क्वेश्चन को समझ के
फिर आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, अगर हम जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर देंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर देंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को हम चेंज कर देंगे। एक तो वो हमारे पास ऑप्शन है। एक दूसरा ऑप्शन क्या है, हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है उसको ही चेंज कर देंगे, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे। अब कैसे, ठीक है, ये देखो, एक ये ले लिया हमने, इररेगुलर ही है बट ले लिया, ठीक है। एक ये ले लेते हैं, इसमें हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर ए डायरेक्शन में जो फोर्स है, डायरेक्शन यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, ए डायरेक्शन में ही है फोर्स। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं और इस पॉइंट का जो नाम है हम बी दे देते हैं। क्या होगा, इस बॉडी की रोटेशन ऐसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, इस बॉडी की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्या किया हमने, डायरेक्शन को सेम रखा, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब सेकंड केस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर देंगे बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को हम चेंज नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, फिर से जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन बन जाएगी और ये फिर से जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बन जाएगी। अब हम आते हैं अपने कपल पे। कपल, जब भी हमने देखा है कोई भी चीज़ घुमानी हो, जैसे कि अब ये रेंच है, रेंच को घुमाना हो तो हम ऐसे करके घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे करके घुमाते हैं। मीन्स एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है। तो कपल का एक आइडिया हमें मिल जाता है, पेयर ऑफ फोर्सेस मिल जाता है हमें एक आइडिया, ठीक है। पर अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, अगर हम फोर्स इधर से लगाएंगे और इधर से लगाएंगे तो वो भी तो पेयर ऑफ फोर्स है, वो भी दो फोर्स है तो वो भी पेयर हो गया। पर यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। तो कुछ तो हमारी जो डेफिनेशन है उसमें अधूरा है। अधूरा क्या है, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, ये होता है हमारा कपल, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस। देखो, जब भी तुम्हें घर की पानी की टूटी भी खोलनी होती है तब भी वहां पर फोर्स तुम लगाते हो, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल फोर्सेस। हमेशा ऐसे करके खोलते हो ना, है ना। कार कभी देखा होगा, अगर ध्यान से कार में बैठकर पापा को कभी कार चलाते हुए देखा होगा तो हमेशा एक हाथ से ऐसे होता है और एक हाथ का फोर्स उनका ऐसा होता है, हमेशा ऐसे ड्राइव कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे। मीन्स ऑपोजिट फोर्स होते हैं, पैरेलल फोर्स होते हैं, ठीक है, और पेयर होता है दो फोर्सेस का, ठीक है। अब हम मूवमेंट ऑफ कपल देख लेते हैं। फोर्स देखा, मूवमेंट ऑफ फोर्स देख लिया, कपल देख लिया, अब मूवमेंट ऑफ कपल देखते हैं। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया था वहाँ पर, जब हमने कैलकुलेट किया था मूवमेंट ऑफ फोर्स तो हमने फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसका प्रोडक्ट लिया था। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ से हम मान लेते हैं हमने एफ फोर्स लगाया और यहाँ से भी हमने जो है एफ फोर्स ही लगाया, ठीक है। एफ फोर्स इसमें भी लग रहा है, एफ फोर्स उसमें भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ कपल ओ ए इंटू एफ ले लेते हैं प्लस ओ बी इंटू एफ ले लेते हैं, ठीक है। ओ ए इंटू एफ ले लेते हैं प्लस ओ बी, अब एफ कॉमन ले लिया, ए ओ प्लस ओ बी
क्या हो गया हमारा, डी मीन्स मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू आर्म्स। ये दोनों जो है ये आर्म्स हैं, ठीक है, और इन दोनों के डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इन दोनों की बीच का डिस्टेंस लेके, ठीक है, इन दोनों के मूवमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेकर। अब आता है हमारा एक इक्विलिब्रियम। जब बहुत सारे फोर्सेस जो है एक ही चीज़ पे एक ही टाइम पे एक्ट कर रहे होते हैं, तब कभी कभी वो जो बॉडी है वो रेस्ट पर ही रहती है, बट कभी कभी जो है उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होता और वो ना ही रेस्ट पे रहती है। तो जब बहुत सारे फोर्सेस एक ही साथ एक ही चीज़ पे एक्ट कर रहे हो, अगर वो बॉडी रेस्ट पे रह रही है या फिर उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो सेम है, तो वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। इक्विलिब्रियम दो टाइप्स का होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या, जब बॉडी बहुत सारे फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आने के बावजूद सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहे, तब वो चीज़ जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। जब कोई चीज़ बहुत सारे फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आने पर रेस्ट पे रहे, तो वो चीज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जैसे जब बारिश होती है तो बहुत सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे होते हैं, वो पानी की बूंद पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ से जो है इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है, यहाँ से फ्रिक्शन उसको ऊपर को ढकेल रहा होता है, बट वो अपने सेम लीनियर मोशन में रहता है, स्टेट ऑफ मोशन जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर एक बुक पड़ी है टेबल पर, और वो बुक जो है, बुक का जो वेट है वो नीचे को एक्ट कर रहा है, कुछ फोर्स है टेबल के अंदर से जो बुक को ऊपर रख रहा है, तो दो फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आने पर वो बुक जो है वो रेस्ट पे है, तो वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है कि ऑल फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं, नेट फोर्स जो होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो जब मैंने बताया था ऐसे ऐसे, रेंच का एग्जांपल ले लेते, यहाँ से तुम्हारा टू न्यूटन लग रहा है, यहाँ से तुम्हारा 2 न्यूटन लग रहा है, ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव में ले लेते हैं, ये नेगेटिव में ले लेते हैं। ठीक है, मान लो 2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन कर लिया तो तुमने, अब यहाँ पर 2 - 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो 0 हो गया। अब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो सेम रहना चाहिए, और इसी से जो निकल के है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स निकल के आता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इस ही चीज से हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट निकल के आता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट मीन्स सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। और जो मैंने एक तराजू वाला डायग्राम बताया था, वो उसमें ये जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है वो उसमें ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो एक पॉइंट है बॉडी में जहाँ पर जितने भी बॉडी के पार्टिकल्स हैं उसका जो फोर्स है वो उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, वो हमारा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हम ये मानकर चल सकते हैं कि उस पॉइंट पे जितना भी वेट है वो पूरी बॉडी का वेट है, और वो बॉडी चाहे जैसे भी पड़ी हो वो वेट जो है वो उतना ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिए हुए हैं, उसको तुम्हें याद रखना है, या फिर वैसे तो ये कॉमन सेंस से रिलेटेड है। तो रॉड का मिड पॉइंट ऑफ रॉड होगा, सर्कुलर डिस्क का ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, सॉलिड और हॉलो स्फीयर का ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फीयर होगा। ठीक है, सिलेंडर का ये होगा, सॉलिड कोन का ऐसा होगा। एक आता है हमारा सर्कुलर रिंग। ये एक्सेप्शन क्यों है,
बिकॉज रिंग हमारी ऐसी होती है और अंदर से ये खाली होती है, बट इसका जो जियोमेट्रिक सेंटर है, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो इसका मटेरियल में जो है नहीं होता। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपका जो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर पर ही होगा, जियोमेट्रिक सेंटर में मटेरियल पर ही होगा। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान देके चलना है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई चीज मोशन में है, सर्कल में, सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, वो इधर से सारे इधर से घूम घूम के वापस उसी जगह पे जा रही है, सर्कल में जो है उसका मोशन है, और उसकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी थ्रू आउट। सेम मीन्स यूनिफॉर्म रहेगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। ओके, अब यहाँ पर स्पीड सेम है पर वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे जो बॉडी की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, हर पॉइंट पे। ठीक है, इसीलिए इसको जो है हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। इसीलिए हम इसको यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। ओके, अब हमारा आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम मेले में गए हैं, वहाँ पे एक होता है मैरी गो राउंड जिसपे घोड़े लगे होते हैं। ठीक है, उसमें छोटे छोटे बच्चे जो है बैठते हैं, हम भी कभी बैठे हैं। ठीक है, तुम भी बैठे हो, मैं भी बैठी हूँ। ठीक है, बट जब वो मैरी गो राउंड घूमता है, गोल गोल घूमता है, तो हमें लगता है कि कोई एक फोर्स है जो हमें अंदर की तरफ जो है खींच रहा है। वो ही फोर्स होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। वही फोर्स जो हमें अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट करके रखता है, और ये एक रियल फोर्स होता है, और इसका नाम होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और ये हमेशा सेंटर की तरफ जाता है। अब जब तुम मैरी गो राउंड पे बैठे हो, तुम्हारे मम्मी पापा अगर तुम्हारे साथ, या तुम्हारे जो जब तुम छोटे थे तुम्हारे दोस्त वगैरह अगर वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या सोच रहे होंगे कि ये जो बच्चे हैं ये सारे बाहर की तरफ निकल के आ रहे हैं। ऐसा सा होता है कुछ, है ना? यहाँ पर एक बीच में लगा होता है, और जब वो चल रहा होता है तो वो ऐसे ऐसे आता है, और जब वो स्टेशनरी होता है तो वो सारे ऐसे खड़े होते हैं, है ना? तो जो बाहर खड़ा होता है ऑब्जर्वर, उसको लगता है कि कुछ है, कोई एक चीज़ है जो उन्हें बाहर की तरफ भी खींच कर ला रही है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी फोर्स है। रियल में ये प्रेजेंट नहीं होता, ये एक सिर्फ एक इमेजिनरी फोर्स है जो तुम्हें बाहर की तरफ खींचता है। उसी फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यार रखते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। वो एक जो कहना चाहते हैं